जितना लेट करेंगे उतना ही फिर लेट होता जाएगा। देखिए बच्चों, आज सेकेंड सेमेस्टर की पहली क्लास है, आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास आज से शुरू हो रही है। जो आपको ऑनलाइन क्लास रहती है उससे आप जो भी कंफ्यूजन आए, नोट करने में दिक्कत आती है, तो पता चला आप नोट करते ही रह गए, समझ नहीं पाए, तो ऑनलाइन देख लीजिए। ये इसके लिए हमने लगातार करते रहते हैं। पेपर में अब पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। पार्ट बी में थर्मोडायनेमिक्स, डायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये दो पार्ट है। यहां भी पार्ट ए थोड़ा सा टफ पड़ेगा और पार्ट बी थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं, इसलिए आपका पार्ट बी से ही शुरू कर रहे हैं। ये आपका इजीएस्ट पार्ट है। ठीक है, फेयर कॉपी बना लीजिए बढ़िया, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पेपर देकर आप जान गए कि कैसा है यूनिवर्सिटी का मतलब मेथड, है ना, कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इसमें लेसन फर्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स, डायनामिक्स। यहां पर यूनिट 3 से पढ़ाते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी ये लेसन है, ले यहां पे थोड़ा क्रम अलग रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, फिर रेडिएशन पढ़ाएंगे, 4th यूनिट पढ़ाएंगे, फिर फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पढ़ाएंगे, है ना। तो थोड़ा आपके समझने में इंटरेस्ट वे में ये पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा अलग पैटर्न है। देखिए, सबसे पहली चीज टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर क्या है, पूरा बेसिक हम लेके चलते हैं। और इस सेमेस्टर से, इस सेमेस्टर में जो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, ठीक है, जो भी आप दोगे वहां थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, तो बहुत ये पेपर ही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे एयर फोर्स का एग्जाम देते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन जरूर रहते हैं।
और ये वाली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये दोनों पार्ट, सर्किट फंडामेंटल तो नहीं मिलता है, ये वाले कभी कभार एक आधे क्वेश्चन तो आ सकते हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट ब्रांच है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की है और थर्मोडायनेमिक्स की है। देखिए टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर से हम बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को नाप सकते हैं। बॉडी हॉट है या कोल्ड है, इसको हम टेम्परेचर से नाप सकते हैं। अब जैसे कोई बॉडी है, अगर हॉट है तो उसने लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर लिया, अगर कोई बॉडी कोल्ड है तो उसने लार्ज अमाउंट में हीट लॉस कर दिया। तो हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर से नापते हैं। ठीक है, तो यही हम लिखने जा रहे हैं। टेम्परेचर इज द स्केल by which temperature is the scale by which we can measure the hotness or coldness of the body. टेम्परेचर इज द स्केल, टेम्परेचर वो स्केल है जिससे बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को नाप सकते हैं। टेम्परेचर इज द स्केल बाय विच, पॉइंट डाल लीजिए, 2-3 डेफिनेशन लिखाएंगे। टेम्परेचर इज द स्केल बाय विच वी कैन मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी हॉट है तो उसने लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर ली तो वो हॉट है। अगर कोई बॉडी हॉट है तो उसने लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर ली। अगर कोई बॉडी कोल्ड है तो उसने लार्ज अमाउंट में हीट लॉस कर दिया। उसने लार्ज अमाउंट में हीट लॉस कर दिया। तो हॉटनेस मतलब उसने लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करी तो वो हॉट है, लार्ज अमाउंट में हीट लॉस करी तो वो कोल्ड है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर से नापते हैं। तो टेम्परेचर इज द स्केल बाय विच वी कैन मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर वो स्केल है जिससे बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को नापते हैं। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर measure the rate of flow of heat. टेम्परेचर मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट के फ्लो को मेजर करता है। टेम्परेचर मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ हीट। टेम्परेचर मेजर करता है मेजर द इंटेंसिटी ऑफ हीट। टेम्परेचर मेजर करता है ऊष्मा की तीव्रता को, इंटेंसिटी ऑफ हीट। टेम्परेचर मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। Rate of flow of heat, temperature measure the intensity of heat. ठीक है, टेम्परेचर के स्केल, स्केल ऑफ टेम्परेचर,
आपका डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट है, एफ से दिखा दे रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो कभी भी कोई न्यूमेरिकल लगाओगे तो केल्विन में कन्वर्ट करके करोगे, ये मेन स्केल है। आपका मुख्य जो स्केल है वो है केल्विन। तो आप जो भी न्यूमेरिकल लगाओ केल्विन में कन्वर्ट करके लगाओ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए बच्चों, जो कि हमें ला बताना है उससे पहले आपको बता दें, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो हिंदी मीडियम वाले हो तो बता दें साम्यावस्था, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। हेलो, हाँ बोलो। मानस, अच्छा अच्छा, तो मिश्रा जी के पास चले जाओ, अभिषेक मिश्रा के पास। हाँ वो फ़ोन नहीं मिला था, हम अभी फ़ोन कर देंगे, ठीक है। तुम कितने बजे जाओगे? तो जल्दी चलेगा, अभी आ रहे होंगे, थोड़ी देर रुको, हम कह देंगे, ठीक। अब देखिए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बनता है तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम से, ठीक है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड बाई थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बनता है तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम से। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड बाई थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक है थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था। थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम हैं, दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इनके बीच में हीट का एक्सचेंज जीरो हो जाता है, ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो जाता है, और इन दोनों सिस्टम के टेम्परेचर क्या हो जाते हैं? सेम। ये T1 था, ये T2, तो इनके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? सेम। दो सिस्टम हैं, उनके टेम्परेचर क्या हो जाते हैं? सेम, और ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्यावस्था में, इन थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्यावस्था में
थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम है उनका टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सेम and exchange of heat will be zero. Of heat will be zero. और ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ हीट विल बी जीरो। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सेम, टेम्परेचर जो सिस्टम का है वो सेम हो जाता है और ऊष्मा का आदान प्रदान जीरो हो जाता है। अब जरा एक बार देख लीजिए, ये हमने पार्ट बी सेकेंड सेमेस्टर का, आज से सेकेंड सेमेस्टर की क्लास शुरू कर रहे हैं, पार्ट बी शुरू किया है और उसमें शुरुआत थर्मोडायनेमिक्स की है। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कहीं भी कंपटीशन का एग्जाम, जैसे आपने बीएससी किया, यहाँ से आप सोच रहे हो कि हम बीएचयू से एमएससी कर लें, ठीक है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी करना चाहते हो, लखनऊ से करना चाहते हो, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें वो तो ऐसी ही है जैसी कानपुर यूनिवर्सिटी है, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ से आप एमएससी करना चाहते हो तो वहाँ एंट्रेंस होगा और उस एंट्रेंस में आप जाओगे, देखना थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहे, ठीक है। तब ये सब छोटी छोटी चीजें आपको काम आएंगी कि टेम्परेचर क्या है। तो ये हर बच्चा जानता है कि हॉटनेस और कोल्डनेस को नापता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किसको नापता है? हॉटनेस और कोल्डनेस। बॉडी हॉट कब होगी? जब लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। बॉडी कोल्ड कब होगी? जब लार्ज अमाउंट में हीट लॉस कर देगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर लेगी तो हॉट होगी, लार्ज अमाउंट में हीट लॉस कर देगी तो कोल्ड होगी। टेम्परेचर मीजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर किसको मीजर करता है? हीट के फ्लो को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर मीजर द इंटेंसिटी ऑफ हीट। टेम्परेचर किसको नापता है? इंटेंसिटी ऑफ हीट, ऊष्मा की तीव्रता को। टेम्परेचर के स्केल जो मेनली हैं, एक है आपका डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें पूरा आता है, आप हमेशा न्यूमेरिकल लगाओगे तो केल्विन में चेंज करके लगाओगे। कोई भी न्यूमेरिकल लगाना है तो केल्विन में बिना कन्वर्ट करे आप नहीं लगाओगे। और दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर पढ़ लिया, क्योंकि आगे मुझे जीरोथ लॉ बताना है, तो इसके लिए आपको जरा हम इक्विलिब्रियम बता दें कितने प्रकार के हैं, ठीक है। एक है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था बनती है तीन प्रकार से। थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसमें दो सिस्टम हैं, उनके बीच का एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज जीरो हो गया, दोनों सिस्टम के टेम्परेचर क्या हो गए? सेम हो गए, तो वो बन गई थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सेम, टेम्परेचर सिस्टम के सेम हो जाते हैं और एक्सचेंज ऑफ हीट विल बी जीरो, और ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो जाता, ठीक है। अब देखिए दूसरा, थर्मल इक्विलिब्रियम के आगे आइए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब अगले सेमेस्टर में, मतलब इस साल तो आपने जो ले लिया वो, अब अगले सेमेस्टर में जो माइनर लेना वो इजी लेना, है ना। इंग्लिश को क्या होते हैं, थोड़े से टिपिकल पढ़ते हैं। अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी तो बात अलग, क्योंकि माइनर को बच्चा पढ़ नहीं पाता साइंस वाला, तो माइनर वो लो जिसमें तुम्हें कम पढ़ना पड़े। जैसे फिजिकल ले लो, अगर माइनर चेंज हो जाता हो तो अगले बार फिजिकल ले लो।
अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो लो, है ना, क्योंकि इंग्लिश में फिर आएगा लिटरेचर, वो पेपर तो पूरा वही आएगा, है ना। तो हमेशा माइनर इजी ले लो, माइनर में हमेशा इजी सब्जेक्ट जो तुमको सबसे सरल लगता हो। ये हमारे हिसाब से तो फिजिकल सबसे सरल है ना। कंप्यूटर तो उसी ब्रांच का है तो वो नहीं आएगा, तो हिंदी भी मिल सकता था, पर हिंदी अगर तुम्हारी कमजोर है तो फिर कोई बात नहीं। तुमने क्या लिया माइनर? इंग्लिश है, तो तुम लोग इंग्लिश की भर दिया है उन्होंने। अच्छा, तुम्हारी इंग्लिश सही होगी ना तो फिर हाँ। तुम्हारा माइनर क्या फिजिकल है ना तुम्हारे में, तो है ना कंप्यूटर, पेपर नहीं, माइनर कौन सा फिजिकल है ना। अब आइए देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हीट का एक्सचेंज 0 है। हीट का एक्सचेंज 0 है। टेम्परेचर इसका T1 था, T2, प्रेशर P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2, V1 से V2। तो एक्सचेंज हीट का 0 होगा, एक्सचेंज हीट का 0 रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर आपका सेम है, T1 इज इक्वल टू T2, प्रेशर भी आपका सेम हो गया, वॉल्यूम भी आपका सेम हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो गई। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज आपकी सेम हो गई। तो ये सिस्टम किस में होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद ही मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा। तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम था, सॉरी, थर्मल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी वो तो लग गई, एक्सचेंज ऑफ हीट 0। दो सिस्टम हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है तभी मैकेनिकल में आएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ हीट 0, टेम्परेचर दोनों के सेम, ठीक है, प्रेशर दोनों के सेम, वॉल्यूम भी आपके सेम, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी सेम। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा आइए थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा है डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम। डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। अब डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम में ये सब कंडीशन तो हैं ही, इसके आगे दो सिस्टम्स हैं, उनके डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिव का मतलब क्या होता है, जरा ये समझ लीजिए। डिफ्यूजन क्या है? जैसे किसी रीजन में, ये रूम है और इस रूम में गैस के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सेम नहीं है, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिफरेंट डिफरेंट है, तो गैस के मॉलिक्यूल अपने आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करने लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे आप शुभम है, इनके पास बहुत पैसे हैं, मंदिर गए, जेब में इनके पास 100 रुपए हैं 10-10 के, तो ये क्या होगा, इनके पास है ना, गरीब के पास नहीं है, तो ये बांट देंगे, तो ज्यादा से कम की तरफ मूव होता है ना। वही यहां पर है कि अगर किसी रीजन में गैस मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है, तो इसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो यही इसमें डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, इससे इस रीजन में गैस मॉलिक्यूल की डेंसिटी है N1, इस रीजन में है N2, तो N1 N2 सेम हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2, डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा। दूसरा देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज आपकी सेम हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी सेम हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। अब आइए बच्चों, अब आइए लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम। कितने नियम होते हैं ऊष्मागतिकी में, थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉज, तुम बताओ? 2 तो कहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने सुना ही है, 3 होते हैं। 2 कौन कौन सुने तुमने? पढ़े थे, केमिस्ट्री में पढ़े थे। अच्छा, तुमने? थर्मोडायनेमिक्स के मोस्टली बच्चे 3 नियम बताते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स के ये 3 लॉ है, पर एक 0th लॉ भी है, तो ओवरऑल वे में थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉ है, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। लॉज ऑफ thermodynamics, there are 4 laws of thermodynamics. डायनामिक्स 4 लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के। पहला है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का 0 का नियम, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जाओ शुभम चाय ले आओ, तुम लोग कोई चाय पिएगा? 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
ठीक है, जो अभी तक मैंने बताया ये तुम्हारा बेसिक मजबूत किया है ना। अब ये टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आपका गारंटेड 100% एक ला जरूर आएगा, एक ला जरूर आएगा। अब पेपर का पैटर्न बड़े 3 घंटे का पेपर होने पर क्वेश्चन शॉर्ट की संख्या फिर बढ़ जाएगी, जो 4 है उसकी जगह 9 हो जाएगी। केमिस्ट्री में लॉन्ग तो 2 थे ना, यहाँ पे 4 लॉन्ग तो पहले ही बने रहे, वो शॉर्ट इन्होंने 5 कम किए, है ना। तो अब तुम्हारे इसमें जब अगला सेमेस्टर का पेपर होगा तो उसमें 9 शॉर्ट आएंगे, है ना। और चॉइस भी अब इतनी नहीं मिलेगी क्योंकि पेपर पहले से बन रखा था तो उन्होंने चॉइस उसी में बढ़ा दिए। अब यहाँ पर चॉइस आपको उतनी नहीं मिलेगी, आपको 9 शॉर्ट में 1-2 की भले मिल जाए, बस ये है। लॉन्ग में रहेगी चॉइस, है ना। देखिए वो कारण ये था ना कि पेपर का टाइम जो है इस समय है रात, शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता है और बच्चे शहर की बात छोड़ दो, जो इंटीरियर में है उनको आने जाने में सुविधा ना हो तो 5 बजे पेपर खत्म हो जाए। सुबह भी इतनी जल्दी नहीं आ सकता, पर यही मई जून में या जुलाई में वो समस्या होगी नहीं, सुबह 7 बजे भी आराम से पेपर दे सकते हैं। उधर 6 बजे भी पेपर छूटता है तो 7 बजे तक अंधेरा होता है। तो अब वो पेपर फिर से आपका उसी तरीके से 3 घंटे का होगा। देखिए लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम बताने जा रहे हैं जीरोथ। ये पूरी बैकग्राउंड हमने जीरोथ लॉ के लिए ही बताई है, ठीक है। और 3 नंबर में जीरोथ लॉ आपको कितना लिखना है हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को मार्क, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इनमें गारंटेड है एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये समझ गए। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम, हीट का एक्सचेंज 0। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर तो सेम है ही, हीट का एक्सचेंज भी 0 है, प्रेशर भी उनका सेम हो जाता है, वॉल्यूम भी सेम हो जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है। अब आइए डिफ्यूजिव या केमिकल इक्विलिब्रियम में डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल सेम, ठीक है, या ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी सेम या कंसंट्रेशन सेम। कंसंट्रेशन का मतलब भी तो यही है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का हो या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से, डेंसिटी या कंसंट्रेशन सेम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम। अब आइए बच्चों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये रफ कर रहे हैं, नोट हो गया। अच्छी तरीके से फेयर नोट्स बना लीजिए और अभी से थोड़ा पढ़िए पर लगातार पढ़िए और लिख लिख कर स्पीड बनाए रखिए अपनी। देखिए पहला टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बॉडी ए ले लिया, एक बॉडी बी ले लिया, एक बॉडी सी ले लिया। ए बी सी 3 बॉडीज है या 3 सिस्टम्स है। बॉडी ए का टेम्परेचर TA है,
बॉडी बी का टेम्परेचर टीबी है, बॉडी सी का टेम्परेचर टीसी है। ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी सी भी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। ए बी के साथ तापीय साम्य अवस्था में है और सी भी बी के साथ तापीय साम्य अवस्था में है। तो ए सी के साथ तापीय साम्य अवस्था में होगी। देखिए जरा, बॉडी ए, एक मिनट इधर देखो, बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ। मतलब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ। मतलब बॉडी ए को बॉडी बी से टच कराते हो, हीट का एक्सचेंज जीरो इन दोनों के टेम्परेचर से। फिर बॉडी सी को बॉडी बी से टच कराते हो, ठीक है, हीट का एक्सचेंज जीरो दोनों के टेम्परेचर से। तो बिना टच कराए आप ये कह सकते हो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टू बॉडीज आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एक मिनट देखो, टू बॉडीज आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी। दो बॉडीज हैं सेपरेट वे में थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड बॉडी के साथ, तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज द जीरोथ लॉ, ये है जीरोथ लॉ। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, if body A and body C, body A and body C are separately in thermal equilibrium are separately in thermal equilibrium with body B. Body A and body C are separately in thermal equilibrium with body B. Are separately in thermal equilibrium with body B. ठीक है, बॉडी ए एंड बॉडी सी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी। ठीक है, विथ बॉडी बी। देन बॉडी ए एंड बॉडी सी आर also in thermal equilibrium. Are also in thermal equilibrium. Are also in thermal equilibrium. तो बॉडी ए and body C are separately in thermal equilibrium with body B. सेपरेट वे में थर्मल इक्विलिब्रियम में B के साथ। Then body A and body C are also in thermal equilibrium. A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो देखिए, बॉडी A and body B are in thermal equilibrium A and B are in thermal equilibrium। तो TA बराबर TB,
टी ए बराबर टी बी, ठीक है, टी ए टी बी के बराबर। बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, अब जरा देखिए बॉडी बी और बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में। बॉडी बी and body C are in thermal equilibrium. Body B and body C are in thermal equilibrium. ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो TB बराबर TC। ठीक, फर्स्ट और सेकंड को मिलाइए, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, टी ए टी बी के बराबर, टी बी टी सी के बराबर, तो टी ए बराबर टी सी, टी ए टी बी के बराबर, टी बी टी सी, तो टी ए बराबर टी सी। This is the zeroth law of thermodynamics. This is the zeroth law of thermodynamics. एक इसका और स्टेटमेंट दे रहे हैं, if two bodies यदि दो बॉडीज, if two bodies are separately in thermal equilibrium, if two bodies are separately in thermal equilibrium with a third body, if two bodies are separately in thermal equilibrium with third body, ये दो बॉडीज जो हैं सेपरेट वे में थर्मल इक्विलिब्रियम में थर्ड बॉडी के साथ, देन both bodies are also in thermal equilibrium. Both bodies are also in thermal equilibrium. ये है जीरो। इतना 3 नंबर में ये लिखना है। अब देखिए, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है सी। ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी भी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी भी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, इफ बॉडी ए एंड बॉडी सी, बॉडी ए और बॉडी सी आर सेपरेटली, अलग अलग, इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, अलग अलग तापीय साम्य अवस्था में है बी के साथ, देन बॉडी ए, तो वस्तु ए, एंड बॉडी सी, वस्तु सी, आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी तापीय साम्य अवस्था में होंगे।
ठीक है, तो बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी सी बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज द जीरोथ लॉ। तो देखिए, इफ बॉडी ए एंड बॉडी सी, वस्तु ए और वस्तु सी आर सेपरेटली अलग अलग इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, अलग अलग तापीय साम्य अवस्था में बी के साथ, देन बॉडी ए तो वस्तु ए एंड बॉडी सी वस्तु सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी तापीय साम्य अवस्था में होंगे। बॉडी ए एंड बॉडी बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो टी ए बराबर टी बी। ठीक है, बॉडी सी बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो टी बी बराबर टी सी, तो टी ए टी बी के बराबर, टी बी टी सी के बराबर, तो टी ए बराबर टी सी। तो बिना टच करे हमने बता दिया ये दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दिस इज द जीरोथ लॉ। आया कि नहीं? मतलब तीन बॉडीज ले लिया या तीन सिस्टम ले लिया, आपने थ्री बॉडीज ले लिया या थ्री सिस्टम ले लिया। एक बॉडी ए लिया, एक बॉडी बी लिया, एक बॉडी सी लिया। बॉडी ए का टेम्परेचर टी ए, बॉडी बी का टेम्परेचर टी बी, बॉडी सी का टेम्परेचर टी सी। ए को बी से टच कराते हैं तो ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टी ए बराबर टी बी। सी को बी से टच कराते हैं, ठीक है, तो टी बी बराबर टी सी, तो टी ए टी बी के बराबर, टी बी टी सी के बराबर, तो टी ए बराबर टी सी। भाई टी ए टी बी के बराबर, टी बी टी सी के बराबर, तो टी ए बराबर टी सी। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हमने दूसरे वर्ड्स में कहा कि दो बॉडीज हैं, इफ टू बॉडीज आर सेपरेटली अलग अलग इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, देन बोथ बॉडीज आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जीरोथ लॉ, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में, थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में हीट का एक्सचेंज जीरो हो जाता है, टेम्परेचर क्या रहता है? सेम। थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट का एक्सचेंज जीरो हो जाता है, टेम्परेचर सेम है। अब बच्चों आइए, सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? निकाय क्या है? ठीक है, सिस्टम वो है जो सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से सेपरेट कर दिया जाए, वो सिस्टम है। कोई भी चीज जो एटमॉस्फेयर से सेपरेट कर दिया वो बन गया सिस्टम। ठीक है, जैसे आपने गैस सिलेंडर लिया और गैस सिलेंडर में गैस भर, ये गैस सिलेंडर में गैस भर दी, तो ये तो एटमॉस्फेयर से वो गैस आपने सेपरेट कर दी, तो बन गया सिस्टम। ठीक है, सिस्टम is an arrangement. System is an arrangement. System is an arrangement. System एक ऐसा अरेंजमेंट है separated from the surrounding. From the surrounding. Surrounding. System is an arrangement separated from the surrounding. सिस्टम वो अरेंजमेंट है जो सेपरेट है सराउंडिंग से। सिस्टम इज एन अरेंजमेंट सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। सिस्टम वो अरेंजमेंट है जो सेपरेट होता है सराउंडिंग से। सिस्टम इज एन अरेंजमेंट सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग से अलग कर देते हैं वो बन जाता है सिस्टम। ठीक है, कोई भी चीज, अब ये नहीं है कि हम गैस भरें और सिलेंडर मिले तो वही सिस्टम। तो हमने क्या किया, गाँव में क्या होता है जहाँ बिजली की नहीं, फ्रिज नहीं है,
तो लोग बर्फ खरीद के लाते हैं कोल्ड स्टोरेज से। अब बर्फ खरीद के लाए तो उन्होंने बोरे ओरे में इंसुलेटर लगा के और भूसे के अंदर भर दिया, रख देते हैं। गए हो गए गाँव में, अब तो हमने तो देखा है भाई कि शादी विवाह है तो फ्रिज तो है नहीं, और फ्रिज से कितनी बर्फ दे दोगे, तो वहाँ गर्मियों के समय पूरी सिल्ली मंगा के उसको बोरे में लपेट के भूस में भर देते हैं। तो क्या होता है कि चारों तरफ का मीडियम इंसुलेटर हो गया तो गलेगी नहीं, है ना। तो वो क्या है, वो भी बन गया। अब जैसे तुम लोगों को पानी ठंडा रखना है, अभी तो गर्म रखना है, गर्मियों के समय ठंडा रखना, तो आप ठंडा पानी भर देते हो बोतल में। अब वो बोतल ऐसी इंसुलेटर है जिसमें पता चला ठंडा है, पूरे दिन ठंडा रहता है, तो वो इंसुलेटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। या तुमने गर्म पानी भर दिया, गर्म पानी पूरे दिन बना रहता है गर्म, तो इसका मतलब है वो जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जा पा रही है। वो बेस्ट इंसुलेटर है, एक अच्छा सिस्टम बना है। तो पानी आपने भर के बोतल में रख रखा है, वो भी सिस्टम है। तो कोई भी चीज आप जो अलग कर दो एटमॉस्फियर से, वो सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम दो प्रकार के हैं, सिस्टम भी दो प्रकार के हैं। एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज्ड सिस्टम है। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट का एक्सचेंज होता है, ठीक है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज होगा, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ हीट, must be exchange of heat and exchange of substance। जो भी आपने सब्सटेंस लिया उसका भी एक्सचेंज होगा। गैस बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है, ठीक है, हीट का भी आदान प्रदान हो रहा है, तो वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में ऊष्मा का भी आदान प्रदान होता है, ओपन सिस्टम में सब्सटेंस का भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम में हीट का भी एक्सचेंज है और सब्सटेंस का भी एक्सचेंज है। क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ हीट तो है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ हीट मस्ट बी एग्जिस्ट। हीट का एक्सचेंज तो है, बट देयर इज ठीक है, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का आदान प्रदान नहीं है, सब्सटेंस अंदर बाहर नहीं हो सकता। यह है आपका क्लोज सिस्टम। तो यह तुम्हारी बेसिक जानकारी है, ठीक है। तो देखिए, सिस्टम इज एन अरेंजमेंट, ठीक है, सिस्टम वो अरेंजमेंट है सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस, उसको आपने सराउंडिंग से डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया। सब्सटेंस में सॉलिड, लिक्विड और गैस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सब्सटेंस में सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ठीक है। तो सब्सटेंस में सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सिस्टम दो प्रकार के हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ हीट है,
एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस है। हीट का एक्सचेंज है, सब्सटेंस का एक्सचेंज है। क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ हीट मस्ट बी एग्जिस्ट, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का कोई भी एक्सचेंज नहीं है, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का कोई भी एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम। अब संडे को आप लोगों को सेम टाइम पर पढ़ाएंगे, ठीक है, संडे को, ठीक है। फ्राइडे को तो वो है ना, कल नहीं आना है। कल नहीं, अभी रखो, है ना। अभी चक्कर क्या ना, बच्चे थोड़ा हो जाए फिर डेली रखेंगे, मतलब क्लास जो है वो डेली रखेंगे, क्योंकि वो एमएससी वालों की भी है ना, फिजिक्स की क्लास का भी डेली रखेंगे। पहले अभी तो शुरुआत हो रही ना, तो अभी तो टर्न पे ही पढ़ा रहे हैं, फिर कर देंगे उसको। अभी कर देंगे तो बहुत छूट जाएगा, बहुत सिलेबस का अंतर आ जाए।